हेलो फ्रेंड्स, एमकेडी एजुकेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं देवदर्शी का एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ एमकेडी एजुकेशन में। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है फाइल मैनेजमेंट एंड डेटा प्रोसेसिंग। आपका जो कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट ईयर का जो पेपर है उसमें ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है। हर साल इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं फाइल मैनेजमेंट एंड डेटा प्रोसेसिंग का चैप्टर। फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली तीन तरह के फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स हैं। एक तो ये है कि सीक्वेंशियल, दूसरा वाला जो है डायरेक्ट या फिर रैंडम एक्सेस, और तीसरा वाला है वो है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल। ये तीनों तरह के फाइल जो है वो बेसिक मेथड्स है, मेथोडोलॉजी है जिस तरह से हम लोग फाइल को अरेंज कर सकते हैं। इसमें से हम लोग ये बोलना काफी मुश्किल है कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है, कौन सा वाला ज्यादा बुरा है, क्योंकि हर मेथड का अपना अपना कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिपेंड करता है कंप्यूटर यूजर्स के ऊपर वो किस तरह का फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड अप्लाई करता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, एक एक करके इसको देखने वाले हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात ही बोलना चाहूंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के मेथड्स जो है वो एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान में देखिए, ठीक है। तो पहले जो है हम लोगों का जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन टाइप है वो है सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस का मतलब है कोई भी क्रम, हम लोग कोई भी एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करके अगर हम करते हैं तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी वही है। यहाँ पे जो फाइल्स होते हैं या फिर जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कोई भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखा जाता है। या फिर मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट्स लोगों का एक डेटाबेस बना रहा हूँ। मेरे क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों का मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ। तो मैं जब उन लोगों का लिस्ट बनाऊंगा तो मैं डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। या तो मैं उनको नाम के अल्फाबेटिकली रख सकता हूँ, या फिर मान लीजिए मैं उनके रोल नंबर वाइज मैं उनका जो परसेंटेज है, एग्जाम में जितने तक परसेंटेज मार्क रखा हुआ है, जो ज्यादा परसेंटेज मार्क रखेगा उसको मैं रैंक 1 में रखूंगा, जो उससे कम रखेगा रैंक 2 में, ऐसे करके जो कम परसेंटेज रखेगा उसको आखिरी में रखूंगा। या फिर मान लीजिए मैं उनको अपने हाइट के हिसाब से मैं उसको रखूंगा। जो सबसे कम हाइट होगा उसको मैं 1 नंबर पर रखूंगा, जो सबसे ज्यादा वाला हाइट होगा, लंबा वाला स्टूडेंट होगा, उसको मैं आखिरी में रखूंगा। तो लॉजिकल ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर, वो कैसे इसको फॉलो करता है। नाउ इसका सबसे बड़ा एक और एग्जांपल भी है। हम लोग जो डिक्शनरी में फाइल रखते हैं, डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स होते हैं, डिक्शनरी में मान लीजिए 500, 700, 800, 1000, 2000 वर्ड्स होते हैं, तो वो सभी जो है इधर उधर के नहीं होते हैं। उसमें पहले तो क्या होता है, अल्फाबेटिकली ए का जो लेटर्स आता है, उसके बाद दूसरा क्या आता है, अल्फाबेटिकली बी का आता है, सी का आता है, और फिर जेड तक जाता है। तो वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करते हैं डिक्शनरी में। या फिर टेलीफोन इंडेक्स ले लीजिए, उसमें जो कस्टमर्स के नाम होते हैं वो सब अल्फाबेटिकली होते हैं। तो उस तरह के फाइल अगर हम लोग रखते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। और नॉर्मली क्या होता है सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, जो डेटा होते हैं वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा रखा जाता है, एक सीक्वेंस में रखा जाता है। तो ऐसा उनका होता है। तो सबसे अच्छा मेथड है रखने का, तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक टेप। दोस्तों मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज मेथड है, एक डिवाइस है जिससे हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। इसमें एक मैग्नेटिक टेप होता है, उसमें डेटा एक के बाद एक सीक्वेंशियल लोकेशन में, दूसरे के बाद तीसरा क्रम में रखते हैं वो। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैग्नेटिक टेप का है वो है फ्लॉपी डिस्क। लेकिन दोस्तों आजकल फ्लॉपी डिस्क ज्यादातर कोई यूज नहीं करता है। हम लोगों का डेटा स्टोरेज रखने के लिए हार्ड डिस्क आ गया है, पेन ड्राइव आ गया है, डीवीडीज आ गए हैं। फ्लॉपी डिस्क का चलन अभी देखा जाए तो ज्यादातर बंद ही हो चुका है। लेकिन फ्लॉपी डिस्क जो है वो काफी सस्ता है, ये एक यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। इसमें एडवांटेज क्या है मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये जो फाइल स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे डेटा रखना कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा बहुत से कॉम्प्लेक्स लॉजिक की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात जो अच्छा इसमें यह है कि
यहाँ पे जो लोकेशन है वो एक की रिकॉर्ड इसमें रखते हैं, जो कि हम उसको बोलते हैं पॉइंटर। अभी पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग आने वाले क्लासेस में देखेंगे जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो होता है, जो नेक्स्ट डेटा का लोकेशन होता है वो पॉइंटर के थ्रू वो जाता है। तीसरा जो इसका एडवांटेज है, अगर आपके पास बहुत सारे ज्यादा अमाउंट, ज्यादा वॉल्यूम के डेटा है तो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में रखना एक फायदेमंद साबित होता है। अगर हमें एक बल्क ऑफ डेटा है, बहुत से डेटा है, मान लीजिए मुझे एक पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के एक डेटाबेस बनाना है, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, डिफरेंट ब्रांचेस के बहुत स्टूडेंट्स होंगे। अगर मेरे पास ऐसे लाखों स्टूडेंट्स के डेटाबेस बनाना है तो सीक्वेंशियल रखने से अच्छा है, क्योंकि इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगता है, आप लोग आराम से इसको डेटा रख सकते हैं। दूसरा है ये काफी चीप है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप लोग फ्लॉपी डिस्क में या फिर मैग्नेटिक टेप के जरिए इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो कि देखा जाए तो दूसरे वाले मेथड से ये थोड़ा चीप है। ये वाला इसमें थोड़ा सा एडवांटेज है। इसमें डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, यहाँ पे दो काफी दिक्कत करने वाली बात ये है। पहली बात ये है कि इसमें डेटा को अपडेट करना, मतलब नया वाला डेटा इसमें ऐड करना या फिर पुराने वाले डेटा को डिलीट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। डिसएडवांटेज की बात करें अगर हम सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसमें डाटा को अपडेट करना थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ स्टूडेंट का लिस्ट है जिसको मैंने अल्फाबेटिकल रखा हुआ है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नया स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे या फिर आतिश एक नया स्टूडेंट है मेरा जिसको मैं ऐड करना चाहूंगा, वो लॉजिकली देखा जाए तो वो यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं अगर इसको ऐड करता हूँ तो पूरा का पूरा जो डेटाबेस है मुझे यहाँ पे इसको अपडेट करना पड़ेगा, बाकी के नाम को मुझे उसकी जो एड्रेस लोकेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेटा ऐड करने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। वैसे ही अगर मान लीजिए मैं कोई एक डेटा जो है उसको डिलीट करना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरा जो ये आलोक वाला स्टूडेंट है वो ड्रॉप आउट हो चुका है, तो उसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली बाकी के जितने भी सारे डेटा है सबको जो एड्रेस लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉब्लम ये आता है, डेटा को अपडेट करने के लिए आपको प्रॉब्लम करना पड़ सकता है। जब भी हम लोग कुछ नया ऐड करते हैं या फिर कुछ डिलीट करते हैं तो उसके चक्कर में हमको क्या करना पड़ेगा, लोकेशन हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है कि मान लीजिए ये जो डेटा हम लोग नया एंटर कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा करप्ट हो गया तो पूरा का पूरा जो डेटाबेस है, मेरा का पूरा जो लिस्ट है, वो डैमेज होने के चांसेस हैं। तो जो लोग कंप्यूटर यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, पूरा का जब भी कोई उसको अपडेट करते हैं उसका एक मास्टर फाइल बना के रखते हैं, ताकि पूरा का पूरा डेटाबेस जो है एक करप्ट डेटा के वजह से खराब ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग उसको कुछ भी अपडेट करेंगे ना, तो एक मास्टर फाइल हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है मेरे दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है, पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि ईच टाइम इंसर्ट अपडेट डिलीट ट्रांजैक्शन इज परफॉर्म्ड फाइल इज सॉर्टेड। जितने बार भी हम लोग कुछ इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, फाइल को मुझे फिर से सॉर्टिंग करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि मुझे हर बार a new master file physically separate exclusive is always created as a result of sequential updating। मुझे एक स्वतंत्र तरीके से एक मास्टर फाइल मुझे बनाना पड़ेगा हर बार जितना बार में अपडेट करूंगा। तो ये था आपका पूरा सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो हमारा दूसरा फाइल ऑर्गेनाइजेशन है मेरे दोस्तों, तो दूसरा हमारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मेथड है वो डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि इसका नाम है डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसको हम लोग रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें जो डेटा है वो अपना एक इंडिपेंडेंट जगह पे रहता है, एक सीक्वेंस यहाँ पे मेंटेन नहीं होता है, जैसे कि पिछली बार सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में होता था। तो यहाँ पे डेटा जो है वो इंडिपेंडेंटली अपनी जगह पे रहता है। हम लोग एक इंडेक्स नंबर यहाँ पे मेंटेन करते हैं, उस इंडेक्स नंबर के जरिए हम लोग डायरेक्टली वो फाइल के पास या फिर वो डेटा के पास पहुंच जाते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए मेरे पास एक डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में क्या होता है, वर्ड्स जो होते हैं अल्फाबेटिकली होता है, जैसे कि सीक्वेंशियल फाइल में होता था। तो उसमें मान लीजिए मैं एक वर्ड सर्च करना चाहता हूँ, मान लीजिए डायनामिक, DY से स्टार्ट होता है वो,
तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो पहले अल्फाबेटिकली ए से स्टार्ट करेगा, जितने भी वर्ड्स वो ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, फिर वो बी में वर्ड जाएगा, बी में जितने भी वर्ड्स हैं वहां पे ढूंढने की कोशिश करेगा, नहीं मिलेगा, फिर वो सी में जाएगा, सी में जितने भी वर्ड्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेगा, नहीं मिलेगा, फिर वो डी में जाएगा, तब जाके उसको वो जो वर्ड को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जब भी हम लोग सर्च करते हैं ना इन सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, हमको स्टार्टिंग से लेके पूरा का पूरा जो डेटाबेस है वो सर्च करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है। लेकिन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता नहीं है। अगर डायनामिक वो वर्ड चाहिए, हमारे पास उसका इंडेक्स नंबर है, हम लोग वहां पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो जो हमारा सर्च करने का जो टाइम होता है, जो टाइम लेता है नॉर्मली सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, वो टाइम यहाँ बच जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो organization of files based on a unique for each file which is accessed directly through the memory address of the key। वो जो की होता है उसको हम लोग इंडेक्स नंबर बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग मेमोरी एड्रेस बोल सकते हैं। दोस्तों ये जो मेमोरी एड्रेस जो हम लोग बोल रहे हैं ना, ये जो एड्रेस की बात है, इसको हम लोग जब हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे सी में तो उसमें और डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए तो बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है कि एक एड्रेस लोकेशन होता है, हम लोग वहां पे डायरेक्टली पहुंच जाते हैं वो डाटा को पाने के लिए। और यहाँ पे कुछ भी सीक्वेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, जैसे मैंने पहले बोला। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो हम लोग ये थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया हुआ है जो डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। मान लीजिए मेरे पास 6 टीचर है, उनका एक मैंने एक डेटाबेस बनाया है। आके धवन, ममता, विजेंद्र, शिव, सारा, राज, 6 टीचर है, उनका हमने डेट ऑफ बर्थ में लिखा गया है, वो कहाँ पे पोस्टिंग हुए हैं उनका, फिर उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनमें से कुछ ने ग्रेजुएट किया हुआ है, कुछ ने पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ ने पीएचडी भी किया हुआ है, कौन से वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो भी लिखा गया है। आप अगर इसको टेबल को गौर से देखें, यहाँ पे कुछ भी जो डेटा है वो सीक्वेंशियल नहीं है। ना ही मैंने नाम को अल्फाबेटिकल रखा गया है, ना ही मैंने डेट ऑफ बर्थ को या फिर छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखा है। सब कुछ रैंडमली रखा गया है, जैसा मुझे मेरी मर्जी मैंने रखा है। यहाँ पे क्या गया ना, मैंने एक रेफरेंस नंबर मान लीजिए, या फिर इसको हम लोग इंडेक्स नंबर के तौर पे हम लोग ले सकते हैं। अगर मुझे जानना है कि कौन कौन से टीचर जो है वो उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उनका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, तो अगर मैं देखूं 1 नंबर का इंडेक्स नंबर, 4 नंबर का इंडेक्स नंबर और 6 नंबर का इंडेक्स नंबर, इन तीनों ने ग्रेजुएट किया हुआ है 146। तो अगर मुझे ये इंडेक्स नंबर पता होगा 146, तो मैं डायरेक्ट वो तीनों डेटा को मिल जाएगा मुझे बाकियों से कोई मतलब ही नहीं है। फिर अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूं तो नंबर 2 और 3 से मुझे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का लिस्ट मिल जाता है। अगर मैं नंबर 5 की बात करूं तो मुझे यहाँ पे एक ही पीएचडी टीचर है, तो उनका डेटा मुझे मिल जाता है। तो मुझे बाकियों से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जो डेटा चाहिए मैं डायरेक्टली वहां तक पहुंच रहा हूं। कैसे? बिकॉज ऑफ दिस इंडेक्स नंबर। इस इंडेक्स नंबर के जरिए मैं वहां पे डायरेक्टली पहुंच रहा हूं। इसीलिए ही उसका इस जो पूरा डेटा सीक्वेंस का जो नाम है, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं हम लोग। इसमें भी कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि हमारे सीक्वेंशियल में था। पहली बात तो ये कि एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे डेटा को एक्सेस करना, सर्च करना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि सीक्वेंस में मैंने बोला था, डिक्शनरी में वर्ड जब ढूंढते हैं तो वो टाइम लगता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट हम लोग फाइल पे पहुंच जाएंगे, हमें दूसरे डेटा से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह कि हम लोग एक साथ एक से ज्यादा फाइल्स को अपडेट्स कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में ऐसा होता नहीं है। अगर आपको अपडेट करना हो तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे को अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बने several files can be simultaneously updated। तीसरा जो उसका एडवांटेज है, यहाँ पे डेटा को ऐड करना, डिलीट करना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि हर डेटा का खुद का एक एड्रेस होता है, तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग कोई सीक्वेंस ही नहीं रखते हैं, तो कोई नया डाटा ऐड करना हो या फिर डिलीट करना हो वो आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि एक न्यू मास्टर फाइल जो कि हमको सीक्वेंशियल में बनाना पड़ता था, यहाँ पे बनाने की जरूरत ही नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है? ये यहाँ पे जो स्टोरेज स्पेस जो है उसका एफिशिएंटली यूज होना मुश्किल है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये मैग्नेटिक टेप में ऐसा नॉर्मली रखा नहीं जाता है। जो भी जितने आजकल जो हार्ड डिस्क में रखे जाते हैं, वो जो फाइल्स है वो डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से रखा जाता है।
और यहाँ पे डायरेक्ट फाइल ना होने की वजह से यहाँ पे बैकअप की थोड़े से फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि सीक्वेंशियल में होता था क्या, हम लोग एक मास्टर फाइल रखते थे, भले ही वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, टाइम टेकिंग हो, लेकिन डाटा अगर करप्ट हो जाए तो मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेंटेन तो करते नहीं है, तो अगर मान लीजिए कोई डाटा हमसे करप्ट हो गया तो वापस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। और यहाँ पे एक और डिसएडवांटेज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, ये थोड़ा सा बनाना इसको डिजाइन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अगर देखा जाए तो सीक्वेंशियल के कंपैरिजन में, क्योंकि सीक्वेंशियल का जो डेटाबेस रखने का तरीका था वो थोड़ा सा आसान था, उसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगता था। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से हमको करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों जो तीसरा कैटेगरी का हमारा आता है वो है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड या फिर ISAM। एग्जाम में जब ये आपको आएगा कि ISAM फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स, तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही, इसका नाम ही बस यही है, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, वही हम लोग उसको बस दूसरा नाम दिया गया है। तो अगर मैं इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पिछले दो कॉन्सेप्ट का मिलाव है। यहाँ पे सीक्वेंशियल भी है और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन या फिर रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट को मिला के इसको बनाया गया है। तो दोनों का एडवांटेज को यहाँ पे एक साथ लिया गया है। तो देखा जाए तो ये काफी एक हाइब्रिड तरीके से एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूं तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो डायग्राम है, यहाँ पे मेरे पास दो टेबल्स मैंने रखे हैं। एक तो टेबल ये वाला है जहाँ पे जो मेरा मेन टेबल है, जहाँ पे मैंने कुछ नाम जो है यहाँ पे रखा गया है अल्फाबेटिकली। नाउ अल्फाबेटिकली मतलब मैंने कुछ सीक्वेंस फॉलो किया है, कुछ ऑर्डर में रखा है, यानी कि ये जो टेबल बन गया है ये मेरा सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपने पहले वाला पढ़ा था। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा एक पार्शियल इंडेक्स मेंटेन करते हैं। इसका काम क्या है, मान लीजिए कुछ नाम ए से स्टार्ट होते हैं, तो ये जो है इनका जो एक एड्रेस लोकेशन में यहाँ पे 5 मैं रख देता हूँ, मतलब 5 से स्टार्ट होता है बी वाले नाम, 10 से स्टार्ट होता है सी के जितने नाम, डी के जितने नाम है 15 स्टार्ट होते हैं। तो इसके मतलब क्या है, हम लोग हर एक जो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक बंच को हम लोग सब कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। तो उनका एक की में एक एड्रेस लोकेशन में दे देता हूँ। वो जो एड्रेस लोकेशन में हम लोग उसको एक इंडेक्स का एक दूसरा टेबल मेंटेन करते हैं। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे एक नाम जो कि मुझे सी से स्टार्ट होता है, चंदन, मुझे सर्च करना है। तो अगर मैं सीक्वेंशियल में जाता तो क्या होता, मुझे ए के जितने भी सारे के सारे नाम है वो सर्च करता, बी के जितने के सारे नाम है वो सर्च करता, उसके बाद में सी में आता, उसके बाद सी एच में आता, उसके बाद चंदन मुझे मिल जाता। तो ये तो हो गया सीक्वेंशियल में। लेकिन जब हम लोग इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए जितने भी सी के नाम है वो 10 सीरियल नंबर के बाद से स्टार्ट होते हैं। तो वो जो 10 है ना, मैंने ऑलरेडी एक इंडेक्स टेबल में स्टोर करके रखा हुआ है। तो मुझे एक सी का नाम चाहिए, तो मैं डायरेक्ट सी वाला का इंडेक्स नंबर क्या है 10, तो मैं जंप करूंगा 10 के ऊपर। तो 10 से लेके मुझे फिर वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे उसके पीछे वाले जो भी नाम है मैं उनके साथ मेरा कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं डायरेक्ट जंप करता हूँ सी के ऊपर, फिर सी से चंदन मुझे आसानी से मिल जाता है। तो मुझे ए के जितने भी नाम है, बी के जितने भी नाम है, मुझे उनको सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। ये फैसिलिटी मुझे उपलब्ध हो रहा है बिकॉज मैंने एक पहले से एक इंडेक्स वाला टेबल मेंटेन किया हुआ है, जैसे कि डायरेक्ट फाइल में मैंने एक इंडेक्स नंबर मेंटेन करता था। तो मतलब ये तो हो गया सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। और यहाँ पे भी हम लोग एक इंडेक्स नंबर को फॉलो कर रहे हैं जंप करने के लिए। जो फिजूल की हम लोग सर्च में टाइम इन्वेस्ट करते थे ना, तो वो उसको जंप करने के लिए हम लोग एक इंडेक्स नंबर हम लोग मेंटेन करते हैं। तो ये दोनों का डायरेक्ट फाइल एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस का एक मिलाव होके इसको एक नया नाम दिया गया, वो उसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें अगर बात करूं तो एडवांटेज तो जैसे कि मैंने बोला बहुत ही सीक्वेंशियल और रैंडम फाइल इसमें हो सकता है। दोनों का ये एक हाइब्रिड मिला के बनाया गया है। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे जो सर्च का जो टाइमिंग है बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो डाटा सीरियली भी होता है, ऊपर से फिजूल का सर्च का जो टाइम जाता है उसमें नहीं है, हम इंडेक्स नंबर के जरिए डायरेक्ट उसके आसपास जंप कर जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फायदा है। और इसमें रिकॉर्ड को
इंसर्ट करना डिलीट करना भी यहाँ पे ज्यादा तकलीफ में नहीं होता है जैसे कि सीक्वेंस में होता है। डिसएडवांटेज डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है ये, और स्टोरेज ज्यादा लेता है, इसलिए डिसएडवांटेज है। और स्टोरेज स्पेस के लिए हम लोग इसको रखते हैं तो वो इनएफिशिएंट तरीके से रहता है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये सबसे अच्छा वाला मेथड्स है। दोस्तों जब आपको एग्जाम में आएगा तो आपको ये तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से डायग्रामेटिकली समझाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो अभी तक हम लोगों ने कवर किया है वो है फाइल ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फाइल क्या होता है और फोल्डर क्या होता है। अगर मैं इसको रियल लाइफ के एग्जांपल्स दूं तो मान लीजिए आपके फैमिली में कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे यहाँ पे फादर है, मदर है, सन है, डॉटर भी है, ग्रैंडफादर भी है, ग्रैंड मदर भी है। तो ऐसे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। मैं उनका नाम जो है एक शीट में लिखना चाहूंगा, एक कागज का शीट है वहां पे लिखना चाहूंगा। तो वहां पे मैं कैसे लिखूं? मैं अगर चाहूंगा तो अल्फाबेटिकली लिख सकता हूं। अल्फाबेटिकली देखा जाए तो शायद बी पहले आएगा, तो मैं डी पहले लिखूंगा, फिर जो आएंगे आई थिंक एफ उसके बाद आएंगे, फिर जो है दो जी ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, दो जी तो आगे, उसके बाद ए में भी एम आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा। तो इस तरह का अगर रखूंगा इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सीक्वेंशियल रखा है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, मान लीजिए कोई एक नया सदस्य आ गया, मान लीजिए कोई यहाँ पे फैमिली में कोई एक कजन कोई यहाँ पे रहने आ गया, तो मतलब इसका अगर मैं सीक्वेंशियली डालना चाहूंगा तो मुझे सी तो लॉजिकली देखा जाए तो अल्फाबेटिकली तो पहला होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो मुझे डी को वापस नीचे धकेलना पड़ेगा, एफ को नीचे धकेलना पड़ेगा, सबको यहाँ पे उनका एड्रेस स्पेस को मुझे फिर से अपडेट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हम लोगों का सीक्वेंशियल। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे रैंडमली लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, मैं मान लीजिए यहाँ पे मदर, कजन, फादर, सन, डॉटर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ऐसा रख रहा हूँ, लेकिन सबका मैं एक इंडेक्स नंबर दे रहा हूँ, सबका मैं एक, और फिर ये हो गया 7, सबका मैं एक कुछ इंडेक्स नंबर दे रहा हूँ। जब भी मुझे जरूरत पड़े, मान लीजिए जितने भी परिवार के जितने मेल सदस्य हैं जो कि पुरुष हैं उनका नाम मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए कजन जो है वो भी एक मेल है, तो 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर, और ग्रैंडफादर अगर मैं लूं 6 नंबर, तो ये इंडेक्स नंबर में मुझे मेल मिल गया। तो मतलब ये हुआ कि एक जो डेटा है वो दूसरे डाटा के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग को सीक्वेंस के लिए इतना झमेला ही नहीं करना पड़ता है। और ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट है अगर मैं मिला के इसको अगर मैं रखने की कोशिश करूं, तो फिर मान लीजिए मुझे अल्फाबेटिकली भी रखना है और इंडेक्स नंबर भी डालना है उसमें, तो वो बन जाता है सीक्वेंशियल इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि तीसरे कैटेगरी का होता है। मान लीजिए मैं अगर बोलूं कि कजन हो गया, डॉटर हो गया, उसके बाद फादर हो गया, उसके बाद ग्रैंडफादर, उसके बाद मदर हो गया, उसके बाद सन हो गया, तो मुझे हर एक का मैं इंडेक्स नंबर दे दूंगा। मतलब मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1 2 सी का स्टार्ट हो गया 1 से, यहाँ से 2 से, यहाँ से 3 से, 4 से, 4 में सब जितने भी जी हैं उनको मैं एक इंडेक्स बना देता हूँ, फिर 5, फिर 6। जब भी मैं 4 में जाऊंगा वो मुझे डायरेक्टली में जी मुझे मिल जाएगा, जितने भी नाम से जी से स्टार्ट होते हैं, मुझे वापस स्टार्टिंग से सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया फाइल इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल इंडेक्स, सीक्वेंस भी है उसमें से हम लोग इंडेक्स नंबर भी डाल रहे हैं। अच्छा, ये जो फाइल, मान लीजिए ये कागज का टुकड़ा है, ये एक मेरा एक फाइल हो गया, ये एक मेरा फाइल है। इससे मान लीजिए मैं जितने दोस्तों के नाम एक फिर से एक शीट बनाता हूँ, एक और शीट बना हुआ है जिसमें मेरे फ्रेंड्स का नाम है, मैंने एक और शीट बनाया हुआ है जितने कि मेरे जितने भी गांव के लोग हैं उनके नाम है। तो इससे बहुत से शीट मेरे बन गए, और उस शीट को मैंने क्या किया, एक बैग में मैंने
एक सूटकेस के अंदर या एक बैग के अंदर रख दिया। अभी ये वाला जो बन गया ना, ये वाला फोल्डर बन गया, ठीक है ना। तो फोल्डर के अंदर क्या है, बहुत सारे फाइल्स है। वो फाइल कैसे रखते हैं, वो फाइल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। आप फिर चाहे तो सीक्वेंशियल कर सकते हैं, आप फिर चाहे तो आपको डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इंडेक्स सीक्वेंशियल में तरीके से भी रख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो फाइल का कॉन्सेप्ट है, मुझे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे इस चैप्टर में। और एक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जानने के लिए। फाइल तो हम लोगों ने जान दिया, अभी मैं बार बार डेटा की बात कर रहा हूँ। जो डेटा है वो क्या है। डेटा जो है वो एक रॉ फैक्ट होता है। वो हर डेटा हमारी जरूरत का नहीं है, ठीक है ना। हर डेटा जो है वो हमारे काम का शायद नहीं है, लेकिन अगर वो डेटा हम लोग उसको इस तरह से वो बन गया है, वो हमारे काम का है, तो वो डेटा डेटा नहीं रहता है, वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है हमको जानने की बहुत ही जरूरत है। वो कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। अभी डेटा प्रोसेसिंग है क्या, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे दो चीजें पहले जान लेना बहुत ही जरूरी है। वो तो एक है डेटा। डेटा जो है वो एक रॉ फैक्ट होता है, ठीक है ना। उसमें मतलब वो डेटा जो है वो रैंडमली कुछ भी नंबर हो या फिर कुछ नाम हो, जो भी हो, वो हमारे काम का हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब भी मैं उस डेटा को लेके उसको मैं प्रोसेस करता हूं ना, प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रोसेस का मतलब है मैं उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, कुछ भी करने की कोशिश करता हूं। हम तो नहीं करते हैं, लेकिन कंप्यूटर करता है। तो प्रोसेस होने के बाद वो जो डेटा बन जाता है वो हमारे काम का बन जाता है। तो वो काम, जो डेटा हमारे काम का है, वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो डेटा प्रोसेसिंग बेसिकली ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है जो हम लोग रॉ फैक्ट जो होता है उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, उसको इंफॉर्मेशन में तब्दील करते हैं, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बन जाता है डेटा प्रोसेसिंग। लेकिन डेटा प्रोसेसिंग जितना मैंने एक ओवरऑल बोल दिया, इतना आसान तो है नहीं, उसमें बहुत से स्टेप्स भी हैं। चलिए देखते हैं उसमें स्टेप्स क्या क्या है। ये जो 5 स्टेप यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, और डेटा प्रोसेसिंग के मेथड स्टेप्स क्या हैं। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, लेक्चर तो आप फॉलो कर ही रहे हैं, और पूरा का पूरा जो नोट्स है पीडीएफ आप इस वेबसाइट के लिंक के जरिए आप पा भी सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस को फॉलो कीजिए और एग्जाम में अच्छे कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, डेटा जो प्रोसेसिंग के जो 5 स्टेप है वो क्या क्या है। एक तो है डेटा कैप्चरिंग, डेटा वैलिडेशन, प्रोसेस या फिर एग्जीक्यूशन, डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्राइवल या फिर आउटपुट। थोड़ा जान लेते हैं हम लोग ये चीजें क्या है। पहली बात तो ये कि डेटा कैप्चर। डेटा कैप्चर मतलब डेटा को हम लोग को कंप्यूटर में देना पड़ेगा। कंप्यूटर शुड कैप्चर द डेटा। अगर हम डेटा देंगे नहीं तो वो करेगा क्या, उसको डाटा कहाँ से मिलेगा, हम लोग ही देंगे। तो हम लोग कैसे देंगे, कोई भी इनपुट डिवाइस ले लीजिए, आप कीबोर्ड ले लीजिए, माउस ले लीजिए, या फिर स्कैनर ले लीजिए। ये सब कुछ एग्जांपल्स है इनपुट डिवाइस। हम लोग इनपुट डिवाइसेस के लिए जरिए उसको डेटा दे रहे हैं। हम लोग जब फिंगरप्रिंट देते हैं, इमेज स्कैन करते हैं, वो भी एक तरह का सा एक इनपुट डिवाइस ही है। तो वो डेटा हम लोग कंप्यूटर में दे दिया। अब कंप्यूटर को दे दिया तो कंप्यूटर जो डेटा हम लोगों ने दिया, कंप्यूटर वो चेक करेगा कि वो जो डेटा हम लोगों ने दिया वो वैलिडेट है कि नहीं। वैलिडेट मतलब वो उचित फॉर्मेट में है या नहीं है। ये कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जो डेटा देते हैं वो गलत भी दे देते हैं। मान लीजिए ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। मान लीजिए मैं एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, उसमें मुझे पूछा गया है कि मैं अपना मोबाइल नंबर दूं। गलती से मैंने 10 नंबर की जगह 9 नंबर डाल दिए, तो वो डाटा वैलिड नहीं है। 9 नंबर वाला मोबाइल नंबर तो होता नहीं है नॉर्मली, तो वो तो डाटा वैलिड ही नहीं है। मान लीजिए कहीं पे पूछा गया है आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, तो वहां पे मैंने अपने पिताजी का नाम डाल दिया। अब डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक डिजिट होना चाहिए, कोई भी एक डेट होना चाहिए, लेकिन मैंने नॉर्मली एक पिताजी का इसमें एक नाम डाल दिया, तो वो डाटा वैलिड ही नहीं हुआ। तो वो कंप्यूटर चेक करता है कि जो डाटा उसको मिला है ना वो वैलिड है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है, तो वो चेक करता है पहले। तो उसके बाद जाके थर्ड स्टेप में आके डाटा को प्रोसेस करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। डाटा प्रोसेस या फिर एग्जीक्यूट जो है वो बोलने में तो काफी आसान है, लेकिन वो एग्जैक्टली करता क्या है, वो करता है ये है कि उसके अंदर हम लोग कुछ प्रोग्राम्स या फिर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाले होते हैं। उन सॉफ्टवेयर की मदद से
वो डेटा को रीड करता है, उसको जो भी मॉडिफिकेशन करना है करता है, उसको वो जितना भी ट्रांसफॉर्म करना चाहता है वो कर सकता है, उसके बाद वो स्टोर में रख देता है। तो डेटा को एक प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर में आप लोग जब उसको चलाते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं, उसी को ही हम लोग बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। बेसिकली देखा जाए तो डाटा प्रोसेस होने के बाद उसको स्टोरेज में रखता है, मेमोरी में रखता है। मेमोरी में रखने के बाद एक यूजर जो है वो उसको जब भी वो देखना चाहे वो देख सकता है आउटपुट डिवाइस के जरिए। तो लास्ट में क्या होता है, डाटा रिट्राइवल या फिर आउटपुट। तो आउटपुट कैसे देखते हैं, हमारे पास आउटपुट डिवाइस है या फिर हमारे पास मॉनिटर है देखने के लिए, हम उसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स आउटपुट डिवाइस है। तो ये 5 जो स्टेप्स हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, डाटा कैप्चरिंग, डाटा वैलिडेशन, प्रोसेसिंग या फिर एग्जीक्यूशन, डाटा को स्टोरेज, देन डाटा रिट्राइवल या फिर उसको आउटपुट। डेटा प्रोसेसिंग की ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं। कंप्यूटर हमेशा ही इन 5 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करता है। देन डाटा प्रोसेसिंग डिफरेंट तरीके के हैं। मान लीजिए बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग, जैसे कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। ये हम लोग आने वाले जब आप लोग हायर सेमेस्टर में जाएंगे तब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको डेटा प्रोसेसिंग के बारे में पता चला होगा। आज का जो ओवरऑल क्लास है, ये जो चैप्टर नंबर 4 है कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट का, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने कोशिश की है जितना तो हो सके तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेसिक तरीके से आपको समझाने की। नोट्स तो ऑलरेडी लिंक में आप फॉलो करके आपको मिल सकता है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।